तो ये एक विषय था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई कर रहा है जो जनरल संबंध समाधान उसका आवश्यक होता है, वो है कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष ही नहीं करना चाहिए, गर्भाधान के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दोनों में उत्तम अनुत्तम है। उत्तम शुक्ल पक्ष हो सकता है, लेकिन मेंसिस की साइकिल जिस तरह की है उस तरह से आपको दोनों पक्ष में योग्य होता है। उसको कुदरती रूप से है वो। तो आदर्श है कि कभी शुक्ल पक्ष हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कृष्ण पक्ष भी कोई तकलीफ नहीं है। कोई विशेष नक्षत्र है वो हमने लिखे हुए हैं, तो वो हम डिटेल में बाद में बताएंगे आपको। लेकिन साधारणता से आपको क्या ख्याल रखना है गर्भाधान के संबंधित, खास तो मेंसिस का रेगुलर होना, नियमित होना, वो गर्भाशय की शुद्धता को दिखाता है, गर्भाशय की कार्यशीलता को दिखाता है। अनियमित होना गर्भाशय के प्रॉब्लम को दिखाता है। ये दोनों इंगित करते हैं प्रॉब्लम को, तो वो आपको समझना है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो हमको कुछ उपाय करने हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? आसान उपाय है। रजस्वला परिचर्या सबसे पहले आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने दी है, क्योंकि रज को उन्होंने जाना है। रज प्रवाहित होता है, वो बहनों को 3 दिन एक साथ थोक में आ जाता है, पुरुषों को भी आता है, लेकिन पुरुषों को ऐसे दिखाई नहीं देता है, मानसिक रूप से अभी होता है उसका। इसके लिए पुरुष भी 28 दिन में कोई एक दिन अपसेट रहता है, 1 या 2 दिन ऐसा होता है, हमको पता नहीं चलता है कि इसका कारण क्या है, हमको लगा लेकिन इसके लिए नहीं होता है। कभी गए तो भी हम हंसते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसा तो चलता रहता है। और कभी समझना ही अध्यात्म है, आत्मनि अधि, अस्खादीय जीवन को समझना। हम बाहर पदार्थ को समझने के लिए अलग अलग कोर्सेस करते हैं, मैकेनिक, आत्मा को समझने के लिए अध्यात्म होता है। इससे बहुत ज़्यादा संबंध है हमारी फीलिंग से, हमारी लागणी, हम जिसको कहते हैं कि हमारी फीलिंग से अलग अलग मेंसिस पर वो बहुत प्रभाव करती है। इसके लिए यदि आपको क्रोध महीने में 5-7 बार आया, आपका मेंसिस जल्दी आ जाएगा। आपने बर्फ वाली आइसक्रीम वाली वस्तुएं खाई, आपका लेट हो जाएगा। आप हिमालय में घूमने के गए, लेट होगा। तो ये सब उसके ऊपर इफेक्ट करने वाले तत्व है। इसके लिए उसका रेगुलर होना वो पूरे शरीर की एक रिदम को दिखाता है, और वो जब तक नहीं है तब तक शरीर की रिदम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब है तब हम गर्भाधान न करें, ये एक आवश्यक है। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है, मेंसिस के समय पर सबसे जो मना किया गया है, जिसका निषिद्ध चर्या का, वो है समागम का। इसके लिए भारतीय परंपरा में स्पर्श तक का मना किया है। स्पर्श से नरक हो जाएगा और अपवित्र हो जाएंगे, और फिर हम कुछ ऐसा कुछ अछूता हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ समागम न करने के लिए कुछ एक रेखा की है कि समागम उस समय नहीं करना चाहिए। एलोपैथ के डॉक्टर है, मॉडर्न जो भी मेडिसिन के एक्सपर्ट है, वो बताते हैं, या सेक्सोलॉजिस्ट, उस समय का समागम वो सेफ होता है। अर्थात वो समय यदि करे तो संतति की झंझट नहीं रहती है, उसी को सेफ, अच्छे शब्दों में सेफ बताते हैं, बराबर है। लेकिन आयुर्वेद में सबसे पहले इसका विचार किया गया कि ये बहुत ही घातक हो सकता है यदि उस समय संतति रही तो। वाराणसी के बहुत सारे वैद्यों ने ये अवलोकन किया है, बताया है कि उस समय यदि गर्भ रहा तो सुश्रुत में बताया है वो अनस्थि गर्भ होता है। अस्थि की बहुत सारी विकृतियां उसमें होती है, अस्थि के बहुत प्रॉब्लम होते, या तो वो जीता ही नहीं है, रह गया मानो, जिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स में आएंगे, क्योंकि वो समय पर गर्भाशय तैयार नहीं है। आप एक टूटा फूटा मकान है और उस पर आप सामान आप ले रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, क्या होगा? हम छोटा सा कलर नहीं,
एक छोटा सा डॉट भी बाकी रहता है तब हम वो मकान पर रहने नहीं जाते हैं। हम लोग एक भौतिक मकान पर नहीं रहने जाते हैं। जब कोई एक चेतना को हम आह्वान देते हैं, बुलाते हैं, और वो तब करते हैं जब हमारा पूरा शरीर ठीक ही नहीं है, गर्भाशय ठीक ही नहीं है, तब उसको हम जन्म देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कुदरत अपनी रीत से वो प्रयत्न करता है कि वो गर्भ न रहे। इसके लिए जैसे जैसे हमारा जीवन स्ट्रेस में, उदासी में, जैसे व्यग्रता में जैसे जैसे बढ़ता गया, आगे ही आगे बढ़ता गया हमारा जीवन, ऐसे कुदरत ने संतति देना कम से कम कर दिया। आप देख सकते हैं आज के जैसे प्रॉब्लम कभी नहीं थे। 7-8 बच्चे हो जाते थे तो भी प्रसन्न थे। कभी ऐसा नहीं था कि इसको मैं खिलाऊंगी क्या, इसका क्या होगा, सेट कब होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी, घर का घर था और घर में नल थे, बस इतना ही काफ़ी था। तो उसके बाद सारे प्रॉब्लम तैयार हुए तो कुदरत ने बंद कर दिया। कुदरत ने बंद कर दिया तो हमने बाहें चढ़ा ली उसके ऊपर, तो IVF करा दिया कि आप नहीं देते हो तो हम मांग कर लेंगे, और मांग कर नहीं दोगे तो झूठा कर ले लेंगे। तो कुछ बातें झूठा कर नहीं मिलती है। आप मेरे पास बंदूक करोगे कि आप सिखाओगे कि नहीं, बोलो नहीं तो करूंगा AK-47 से वार, तो फिर मैं सिखाऊंगा बराबर, लेकिन वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बात ऐसी है ही नहीं कि आप ज्ञान ऐसे ले सकते हो। क्या मुझे लालच दे दोगे कि चलो दोगे कि नहीं, नहीं तो ये लो इतने पैसे, बोलो, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो आप ऐसा करोगे कि मुझे ऐसा हो जाए कि आपको कुछ देना ही है मुझे, तो अवश्य ही मैं जो दूंगा या कोई भी कुछ देगा तो उसका कोई मूल्य ही नहीं कर सकता है, ओसा हो देगा। वो आएगा ना, वो ओरिजिनल आएगा, बाकी सब फोटोकॉपी है, जेरोक्स है, बाकी की सब घूमती है सब जगह पर। एक YouTube के वीडियो हमारे सुन लेते हैं, फिर 50 लोग YouTube पर डालते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल गुरुजी का ओरिजिनल है। वो पहली बार बताया वो पहली बार ही है, और जो बताते हैं वो दुनिया में पहली बार आता है। ऐसे अनेक अनुभव है कि वो अंतिम बार उन्होंने बता दिया, बाद में वो विचार किसी को आया ही नहीं। तो मेंसिस की भी रजस्वला ऐसी है जो गुरुजी ने उसकी परिचर्या एक एक पॉइंट पर बताई, क्योंकि स्त्री का पूरा मानस उन्होंने अभ्यास किया कि क्या तकलीफ है उसको और संतति का निर्माण किस तरह से होता है। वो पूरी एक एक घटना को उन्होंने नोट की। शायद ही कोई कर पाया है। कुदरत की इतनी घटनाओं को स्टोर नोट करना वो बहुत कठिन बात है, क्योंकि उतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए व्यक्ति को समझने के लिए, उतना मनोविज्ञान का अभ्यास चाहिए। तो खास ये याद रखें, ऋतुकाल पे संयम ज़्यादा से ज़्यादा रखें। उस समय ये सभी जो मीडिया में आ रहा है या फिर पेपर्स में आ रहे हैं सेफ पीरियड, उसमें न पड़े, बहुत घातक हो सकता है। उससे चक्षु की बहुत सारे रोग हो सकते हैं, वात के बहुत सारे रोग हो सकते हैं, यौन रोग इसमें ज़्यादातर संक्रमित होते हैं। तो ये बहुत ही जानने जैसी बात है कि ये रजस्वला परिचर्या का पहला नियम है समागम का निषेध। दूसरा है स्नान का निषेध। अब आयुर्वेद स्नान के 10 गुण बताता है। जगत में जब किसी ने स्नान की बात नहीं की थी, यूरोपियन कंट्रीज में स्नान क्या है पता ही नहीं था, अरब कंट्रीज में तो पानी ही नहीं था, बराबर, इसके लिए स्नान की तो बात आती ही नहीं है। तब आयुर्वेद ने स्नान के प्रकार और स्नान का महत्व बताया कि जब आप पानी ऊपर से नीचे छिड़कते हो तब आपकी बॉडी में क्या क्या फर्क आता है। आपको पैर गीले रखकर भोजन करना है या सूखा कर भोजन करना है, वो आयुर्वेद ने बताया। जब सर्कुलेशन का सिद्धांत 17वीं सदी तक विवाद था कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है, ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है, तो ग्रेविटेशन का क्या होगा यदि नीचे से ऊपर होता है तो वो विवाद चला। तब आयुर्वेद ने बताया कि जो रक्त नाम की धातु है उसकी गति कैसी होती है, या तो गतिशील है कि नहीं। तो ये सारे सिद्धांत आयुर्वेद ने तब बताए। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती नामक काव्य एक बार पढ़िएगा। उन्होंने बहुत अच्छा विवरण यहाँ पर किया था कि आर जाते थे वैद्यवर, आर जाते थे विश्व के वैद्यवर जिस रोग से, उस रोग को हम भस्म करते थे बस भस्म के ही योग से। भस्म के ही योग से सारे रोगों को हम भस्म करते थे। तो एक एक
दिनचर्या का एक एक पॉइंट पर ऋषि मुनियों ने विचार किया है। तो स्नान के 10 गुण बताए हैं। स्नान करना ही चाहिए, करे बिना कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद ने बताया। आजकल हम क्या करते हैं, कोलगेट लेते हैं और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हम पेस्ट करते हैं, बराबर। बहुत हंसी आती है हमको, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे वो खड़ा है और वो पेस्ट करके वो लगा रहा है, थूक रहा है उसके नीचे, तो नीम भी रोता होगा। तो इसके लिए वो नीम के गुण बताए पहले कि दांतों के लिए श्रेष्ठ क्या है। दंत चिकित्सा सबसे पहला विकास भारत में हुआ। सभी विकास देखे आप, एक एक चिकित्सा के ऊपर, तो एक अंग बाकी नहीं रहा शरीर का, वो अंग के ऊपर विचार न किया गया हो। ये तो हुई भौतिक अंगों की बात। उसके पीछे जो शक्ति है, उसके ऊपर ऋषि मुनियों को प्रश्न उठे बाद में कि ये सब अंग है तो उसके चलाने वाली शक्ति कौन सी होगी, उसको मैं कब जान लूँगा, उसको मैं कब पहचान लूँगा, वो उसको मेरा कैसा, ये सब कैसे चलता है, ये सब ऐसे ही निर्माण हो जाता है या कि कोई कर रहा है, ये सब एक्सीडेंटली ही होता है। दांत आते हैं, उसमें भी सकृत असकृत, मतलब एक बार आने वाले, 2 बार आने वाले। और वो तब बताया ऋषि मुनियों ने जब यूरोप में सोक्रेटिस और एरिस्टोटल जैसे तत्वज्ञानी व्यक्ति कह रहे थे कि स्त्री को 31 ही दांत होते हैं, स्त्री को तत्वज्ञान का अधिकार नहीं है क्योंकि 31 दांत है उसके। ये संबंध उन्होंने बिठाया था। 32 दांत पुरुषों को होते हैं, लेकिन एनेटोमी फिजियोलॉजी ने ये पूरा का पूरा उसका गलत ही कर दिया, क्योंकि दांतों में कोई फर्क कुदरत ने नहीं रखा। वो दोनों, आयुर्वेद ने ये बताया कि कौन से महीने में आने वाले दांत टिकते हैं आपके। 8वें मास में जो बच्चों को दांत आते हैं वो जीवन भर रहते हैं उसके। तो 8वें महीने में जो दांत की प्रक्रिया है वो 5 से लेकर 8 तक होती है। 5वें महीने में आने वाले कैसे होंगे, 6ठे में कैसे होंगे, 7वें में कैसे होंगे और 8वें में कैसे होंगे, आने में क्या उपयोगी होगा, क्या प्रतिकूल होगा। तो बच्चे को इतना जाना सूक्ष्मता से, क्योंकि उसको पता है कि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति होता है ना ऐसा, मछली पकड़ने के लिए गया था, पत्थर आ गया था, पत्थर ही आ गए पूरे जाल में। तो चांदनी की प्रकाश था, अपने भाग्य को रो रहा था, भाग्य को रो रहा था क्योंकि मछली मिली नहीं। तो एक पत्थर उठाकर डाल रहा था, क्योंकि सारे के सारे पत्थर आए जाल में, मछली आई ही नहीं। अंतिम पत्थर जब रहा, चांदनी की रोशनी पत्थर के ऊपर गिरी, चमकने लगा। पत्थर चमकते खुद भी चमक गया। ये पत्थर कुछ लगता तो है। जाकर गया बाजार में, मछली तो बेचनी नहीं थी, मछली थी नहीं। दुकान वाले को दिया, उसको थोड़ा बहुत बचा था। सब्जी वाले को कि इसकी कीमत, सब्जी वाले ने कहा कि मैं इसका 1 किलो बैगन दे देता हूँ। पत्थर तो ठीक लगता तो ठीक है, मैं जानता नहीं हूँ इसके विषय पर, लेकिन 1 किलो बैगन दे सकता हूँ। इसको लगा कुछ दम तो है, केवल तो पत्थर नहीं है। सब्जी वाला 1 किलो बैंगन देगा, मतलब अपनी संपत्ति का लगभग 100वां भाग तो देता है। 100 किलो बैंगन है, 1 किलो देता है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी का तो 100वां भाग हुआ ना, मतलब काम में दम है मतलब। तो उसके बाद किराने वाले के पास गया, उन्होंने कहा कि 5 किलो तेल दे दूंगा, 2 किलो चावल, आपको जो चाहिए वो किराना दे दूंगा 15 दिन का। उसको लगा ये मछली से तो ज्यादा कीमती है। आगे आगे जैसे यात्रा बढ़ती गई, सोनी के पास आया तो उसने कहा कि ये तो मैं ढूंढ रहा था कब का, इसको बोलो आप, कीमत आप लगाओ। तो अब वो बेचैन हो गया। उसने बताया मैं कल आता हूं, क्योंकि अब खुशी नहीं है, अब अफसोस है। अब आनंद चला गया है जीवन से, अब अफसोस है, क्या गवा दिया। जोहरी के पास जब गया तब उसने बताया कि कोहिनूर के बाद जो होता है तो ये है आपके पास, अभी हाथ में है ना वो। कहते हैं तो दुकान पे मैं निकल जाता हूँ शोरूम से, आप आ जाओ यहाँ पर, ये मुझे केवल दे दो। वो पीटने लगा माथा। उसने बताया कि ये कम पड़ता है तो बताओ। वो बताया कि कम तो नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने ऐसे तो कितने ही डाल दिए तुम समुद्र में। ये कीमत किसने की? जोहरी ने की उसकी। मनुष्य जीवन की कीमत भी
हमने सब्जी से की है। हमको एक बेटा चाहिए, बेटी, क्यों? अच्छी नौकरी ले ले, एक कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए, एक अच्छी खासी दुकान कर दे बीचों बीच सिटी में लोकेशन पर, थोड़ी जमीन है उसको बो दे, ऑर्गेनिक खेती कर दे और थप्पा मार मार कर बेच दे दिल्ली के बाजार में। तो इसलिए हमको संतति चाहिए। या तो हमको बुढ़ापे में वो ध्यान रखे हमारा, बराबर, इतना ही हमारा लक्ष्य है, बस 1 किलो बैंगन का। हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, तो ये 2 पैर वाला जो आएगा वो हमारा ध्यान रखेगा, बराबर। ये हमारी लक्ष्य है। हम इतनी कीमत करते हैं संतति की। ऋषि मुनि जोहरी है, उसको पता है बच्चों में अनंत संभावनाएं हैं, इसकी कीमत आप नहीं कर सकते हैं। आप बोलो वो कीमत है उसकी, उसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि क्या कीमत कर सकते हो आप? जितना आप उसमें डालोगे उतना आपको मिलेगा। ये रजस वाला परिचर्या इसलिए समझाते हैं कि एक बात है, क्योंकि दूध की कीमत किससे है? दूध की पड़तर कितनी है? दूध से क्या बनेगा उसके ऊपर दूध की वैल्यू निर्धारित है। एक ही दूध है, इसमें तेजाब डाल दिया, फट गया, 0 हो गई। 50 रुपए का लीटर दूध 0 हो गया। वही दूध का दही बना, 100 रुपए लीटर हो गया। वही दही से मक्खन हुआ, घी हुआ, 1000 रुपए लीटर। दूध में से क्या मिलेगा उसका जवाब है दूध में क्या मिलेगा। दूध के साथ मिक्स क्या होगा उसके ऊपर दूध की कीमत बढ़ जाएगी। हमको संतति में ये करना है कि उसकी कीमत बढ़ानी है, तो उसमें हम क्या डालते हैं बहुत महत्व का रहेगा। इसके लिए संगति प्रथम है। रजस वाला परिचर्या के लिए मैं आगे जाता हूँ। ये संगति, ये विचार अच्छे करें हमेशा। मैं इसलिए अलग अलग ऊपर से महत्व समझाता हूँ आपको, कि आपको समझ में आ जाए कि विचार का कोई प्रभाव है। क्योंकि आजकल लोगों ने बताया कि मैंने आयुर्वेद की 5-7 बुकें रिफर की, तो विचार का तो कहीं कुछ नहीं होता था। अश्वगंधा के बारे में था, शतावरी के बारे में था, बराबर है, चूर्ण के बारे में था, लेकिन विचार के बारे में कहीं नहीं था कि क्या विचार, एक महत्व का विचार है। तो सबसे पहले रजस वाला परिचर्या में 2 बातें। एक तो समागम नहीं, स्नान नहीं, क्योंकि उस समय हीट बॉडी को कुदरत कर देता है। जब एक ऐसे बुखार में टेम्परेचर आता है बाहर का, ऐसा एक अंदरूनी टेम्परेचर आता है जो मेंसिस के समय पर होता है, हर एक स्त्री में होता है वो। इसके लिए वो टेम्परेचर हुआ, हम स्नान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। शरीर ने कुदरत गर्म करती है, हम उसको ठंडा कर देते हैं और उसको एक बड़ा अच्छा नाम देते हैं हाइजेनिक, बराबर है, कि वो हम स्वच्छता के लिए करते थे। मतलब पहले के लोग जानते ही नहीं थे, कुछ कश्यप और सुश्रुत में बुद्धि ही नहीं थी, वो हाइजीन के बारे में जानते नहीं थे। जो इसने अंदरूनी अंग इतने लिखे हैं, शायद ही कोई स्त्री जान पाई होगी इतना। उसने अंगों को उन्होंने बताया है, अंदर के अंगों को, अंदर की रचना को, तो उसको पता ही होगा डेफिनेटली कि ये क्या स्वच्छता है, क्या शुद्धता है। तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई स्नान करता है तब वो एक रुकावट आती है। रुकावट आते 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 वो गांठों में परिवर्तन हो सकता है, अनेक प्रकार के रोगों में, गर्भाशय के रोगों में उसका तब्दील हो सकता है। वो कोई डॉक्टर बात नहीं बताते हैं। इसके लिए हमारा अपथ्य भी चालू रहता है, एक तरफ से दवाई भी चालू रहती है। एक तरफ से तो हम अपथ्य करते जाते हैं, एक तरफ से दवाई करते जाते हैं, और फिर कहते हैं कि दवाई में दम नहीं, क्योंकि आजकल इतनी औषधि मिल ही नहीं रही है अच्छी, बराबर है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उसका कारण औषधि नहीं है, उसका कारण आपका अपथ्य है। और एक बहुत उदाहरण हम बच्चों को बताते हैं कि नीचे से यदि आपने गैस पर पानी रखा, गैस चालू है, पानी गर्म हो रहा है, उस पानी को मुझे ठंडा करना है। मुझे कितना बर्फ चाहिए? 20 किलो, 40 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 200 किलो, कितना बर्फ चाहिए? 500 किलो बर्फ से भी वो नहीं होगा। पहला क्या काम करना पड़ेगा? आंच बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ विचार किया जा सकता है ठंडा, और बाद में कुछ नहीं करेंगे तो भी ठंडा हो जाएगा। विना पीर औषधेर व्याधिर पथ्यादेव निवर्तते।
औषध के बिना भी यदि गैस बंद कर दिया, अर्थात अपथ्य का निदानम परिवर्जनम का जो सिद्धांत है कि निदानम अर्थात कारण का परिवर्जन करना, वो पहला सिद्धांत है कि कारण को छोड़ देना है। पहले कारण को आप चालू रखोगे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले कारण का त्याग करो। रोग का कारण क्या है? पहला बताया रजस वाला परिचर्या में, समागम का निषेध है। दूसरा स्नान का निषेध है। स्नान स्त्रियों को 2 बार करना है, शिर स्नान हफ्ते में जनरल अवस्था में, बाकी का यहाँ से यहाँ तक ही करना है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं उसके बारे में नहीं कहता हूँ। उसके बारे में गुरुजी ने पूरे का पूरा स्त्रीचर्या करके एक पूरा प्रकरण लिखा है। स्त्री की शास्त्रानुसारिणी चर्या कैसी है, उससे कितने रोगों से हम बच सकते हैं, तो ये दूसरी बात है कि ऐसे रजस्वला परिचर्या में स्नान नहीं करना है। स्वच्छता करने के लिए आप कपड़े से या स्पंजिंग कर सकते हैं या ऐसे कुछ भी सफाई कर सकते हैं, लेकिन स्नान नहीं करना है, क्योंकि पूरा शरीर ठंडा होता है और फिर से उसको मेंसिस लाने के लिए शरीर को गर्म करना पड़ता है। कुदरत को गर्म करती है, वापस हम दूसरे दिन ठंडा कर देते हैं। तो कुदरत के क्रिया को, कार्य को समझे। जो हम नहीं जानते थे बहुत कुछ, तब वो बहुत कुछ जानते थे। हमारे दांत नहीं थे, तब कुदरत जानती थी कि इसको कब दांत आने वाले हैं। वो चूक नहीं होती थी कि 4 महीने में आए, 6 महीने में आए। वो पूरा का पूरा सिस्टम से आता है। माता पिता याद नहीं रखते हैं, बराबर, कि भाई हालो 8 महीने में दांत आए या 10वें महीने में लाएंगे, कि बच्चे को 12वें महीने में दांत लाएंगे, कि हम दोनों डिसाइड करेंगे बाद में। आपके हाथ में केवल संतति डिसाइड करना है, बाकी का सब कुदरत कर देती है। बाद में आपको डिसाइड नहीं करना है कि चलो अब दांत आए, इसके लिए कुछ विचार करें, डॉक्टर को दिखाए। अभी 5-7 डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखाए तो दांत अच्छे आ जाएंगे। तो वो प्रोसेस वो चालू कर देती है। अस्थि धातु का निर्माण से उपधातु का, दंत का निर्माण होता जाता है, वो हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये एक बहुत महत्व की बात है रजस्वला परिचर्या में। तीसरी बात, रजस्वला परिचर्या में कुछ सेवन शुरू करें। गर्म पानी के साथ घी का सेवन, वो बहुत ही उपयोगी है। जब रजस्वला में आए तब तो गर्म पानी के साथ घी का प्रयोग बहुत, बनारस के बहुत वैद्यों के द्वारा ये अनुभूत प्रयोग है। तो मेंसिस साफ आने में बहुत आसानी रहती है। तो ये एक ध्यान रखें। 3 दिन का या 4 दिन का रजस्राव हो सकता है, किसी का 5 दिन का भी हो सकता है। वो अलग अलग प्रकृति के ऊपर, ऋतु के ऊपर भी निर्भर करता है, देश के ऊपर भी निर्धारित होता है वो। तो इसके लिए कोई उसको रोग न समझ ले। आगे पीछे होना वो एक सामान्य भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है। वो अपने आप को जाने की कोई रोग नहीं है, सामान्य है, कोई तकलीफ नहीं। रजस्वला में सबसे बड़ी महत्व की बात ये थी कि अग्नि का सेवन नहीं करना है। न अग्निम अतिसेवेत न अग्निम सेवेत। अग्नि को सेवन नहीं करना है। क्या अर्थ है उसका? इसके लिए पहले के समय पर रसोई नहीं बनाते थे। अग्नि का जब संपर्क करता है, तब हमने बताया कि कुदरत ने शरीर को हीट किया है, गर्म कर दिया है। ज्यादा गर्म हमको नहीं करना है। यदि अग्नि का सेवन किया तो वो हीट होगी शरीर में और ब्लड के सेल्स में परिवर्तन होता जाएगा। गुरुजी ने स्त्रियों को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के लिए डॉक्टर मनु कोठारी, जो केईएम हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट थे, गुरुजी के पास वेदांत पढ़ने के लिए आते थे बार बार। तो वेदांत पढ़ते थे गुरुजी के पास। आप उसकी पुस्तक है कैंसर मीथ्स एंड रियलिटीज, 17 भाषा में वो छपी है और 40 देशों में बिकी है। सबसे कम बिक्री भारत में है, और देशों में बहुत बिकी है। कैंसर मीथ्स एंड रियलिटीज, कैंसर क्या होता है वो उन्होंने अनेक सर्जन, खुद ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्को सर्जन है सॉरी, तो वो पूरे के पूरे कैंसर को उन्होंने जाना। उन्होंने बताया गुरुजी को कि आपने जैसे ब्रह्म को जानने के लिए कोशिश की, एक चेतना को जानने के लिए कोशिश की, उतनी मैंने कैंसर को जानने के लिए कोशिश की कि कैंसर होता क्या है, कब शुरू होता है, कब पूरा। उन्होंने ये बात बताई थी, गुरुजी ने बताई कि मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी की लाइन का, ये बताते थे। ये बहुत बड़ी नम्रता है,
विकसित जीवन की नम्रता वो होती है ना, वो होती है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो वही कह पाता है जो सब कुछ जानता है। तो ये उन्होंने बताया, मैं ऐसे कोई उसका विज्ञ तो नहीं हूँ कैंसर का, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि आप उसके ऊपर खोज करिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर का जो मुख्य कारण है, जो आज तक मिला नहीं है, वो एक है कि अग्नि मेंसिस, रजस्वलावस्था में अग्नि का सेवन। उस समय जो यहाँ पर हीट आती है, क्योंकि हमारी भोजन व्यवस्था जैसी है कि सीधी हीट यहाँ पर आती है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, गैस वगैरह में, तो उस समय वो भाग शरीर का सबसे सेंसिटिव है। वो आपको पता है, काम शास्त्र की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से कुछ सेंसिटिव अंगों का वर्णन किया गया है, कुछ मर्म स्थानों का वर्णन किया गया है, उसमें ये भाग है वो सेंसिटिव है, ब्रेस्ट का भाग। और वो हीट वहाँ लगने से, चालू रहने से, होने से वो कोष में परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है, और वो धीरे धीरे कैंसर में, क्योंकि सामान्य कोष ही परिवर्तित होते हैं कैंसर कोष में, कैंसर कोष कोई अलग नहीं होते हैं। वो मनु कोठारी ने भी बताया है अपनी पुस्तक में, बहुत लोगों के रेफरेंसेस देकर, अमेरिकन जनरल के रेफरेंसेस देकर। तो ये ध्यान रखें, हो सकता है अग्नि को दूर से सेवन करें या छोड़ दें, अग्नि के ऊपर हम ज्यादा संपर्क में न आए। रजस्वला परिचर्या में आगे कहते हैं कि अंजन न करे, उसके लिए बहुत कुछ शरीर को श्रम न दे, ये बहुत सारी बातें हैं। मुख्य बातें इतनी हैं रजस्वला परिचर्या की जो हमको ध्यान रखनी है। उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? तो संतति पर पड़ता है। अंजनात अंधः, नख कर्तनात् कुनखी, ये सब सुश्रुत में बताया है कि क्या क्या क्रिया करने से आगे आने वाले संतति में क्या क्या परिणाम होंगे। ये पूरा विषय मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकली वो पूरा का पूरा है कि कैसे उस पर असर होती है किसी की भी। तो ये खास ध्यान रखें। उस समय शांति वातावरण में बनाए रखे, ऐसे साउंड के जैसे कुछ संगीत सुने, कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा देखे, और शांत कुछ पढ़ने की उसमें अभ्यास करें, कुछ अच्छे प्रवचन सुनने का अभ्यास करें, तो वो समय अच्छा रहेगा। तो आगे आने वाली संतति रजस्वला परिचर्या ये करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। कुछ औषधियाँ आयुर्वेद में बताई है जो रजः प्रवर्तक है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति करने वाली है, और कुछ औषधियाँ ऐसी है जो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने वाली है। तो वो कुछ औषधियाँ आप जान लें कि ज़्यादा हो रहा है तो क्या लेना है, कम हो रहा है तो क्या लेना है, बस इतना ही काफ़ी है। तो उसके लिए कुछ औषधियाँ हैं, उसमें आयुर्वेद का पुष्यानुग चूर्ण है, वो एक है, वो ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए है, बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। अनुग का अर्थ होता है केवल, केवल वो पुष्य नक्षत्र में बनता है, इसके लिए उसका नाम पड़ा है पुष्यानुग। अनुग का अर्थ होता है ओनली, केवल। तो ये पुष्यानुग चूर्ण आयुर्वेद की प्रसिद्धतम औषधि है, बोलबद्ध रस औषधि में है, और सारे के सारे आयुर्वेद के, और जैसे वामसेप बी, जैसे हमारी दवाई एक आती है वामसेप डब्ल्यू, ऐसे वाइट डिस्चार्ज के लिए आती है। वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत सारी औषधियाँ और घरेलू उपाय आयुर्वेद में बताए, उसमें सबसे उपयुक्त है चावल का पानी। चावल का पानी सबसे अच्छी औषधि है जो हम फेंक देते हैं। और डायबिटीज के बारे में चावल का क्या कहना है, चावल का क्या रोल है, उसके ऊपर सालों से विवाद चल रहा है कि चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सालों से लड़ रहे हैं डॉक्टर ये दो पक्ष को लेकर। सुश्रुत मुनि ने सुश्रुत संहिता में बताया है कि चावल कैसा खाना है डायबिटीज वाले को। देखिए कितना सोचा है, चावल की प्रॉपर्टीज के बारे में कितना सोचा है। दग्धायाम अवन हो जाता, अर्थात जो डायबिटीज जिसको है उसको चावल कैसे खाने हैं उन्होंने बताया है कि भूमि को जला देना है। दग्धायाम अवन हो जाता, अर्थात दग्ध भूमि में होने वाले जो चावल होते हैं वो डायबिटीज वाले के लिए बहुत ही अच्छी औषधि होती है। तो दग्ध भूमि करनी नहीं है, कभी भी भूमि को जलाना नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। पता है ना आपको, खेत वाले गेहूं निकाल लेते हैं, बाद में आग लगा देते हैं, तो सारे न्यूट्रिशंस उसके जल जाते हैं। लेकिन एक चिकित्सक को इस भूमि को, इस परिसर को दवाई के लिए रखना है। कुछ औषधि होगी जो दग्ध भूमि में उत्पन्न होगी, वो औषधि का काम करेगी। आयुर्वेद में ये अपवाद है सारी,
ऐसे जलाना नहीं है, लेकिन इस औषधि को उगाने के लिए कोई दग्ध भूमि चाहिए। वो दग्धायाम अवनो जाता, अर्थात दग्ध अवनी में अर्थात पृथ्वी में होने वाले चावल है वो औषधि। उसी तरह से चावल का पानी, जो जनरल चावल का पानी होता है, वो प्रदर के लिए, श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, ल्यूकोरिया जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी औषधि चावल का पानी है। मेंसिस जब आता है उसके बाद चावल का पानी सेवनीय होता है। जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या पूरा हो जाता है तब उसको स्टॉप करने के लिए चावल का पानी उसको पिया जाता है गरम गरम। उसके साथ घी डालकर छोंक लगाकर भी उसको पीने की विधि है। तो बहुत सारी चिकित्सक के लिए ऐसी रजस्वला की परिचर्या लिखी है। उसके ऊपर बाद में आता है रजस्वला अवस्था, वो उसके बाद आती है संतति की अवस्था। रजस्वला परिचर्या को बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है उस समय की 3 दिन की परिचर्या का। उस समय ये करेंगे तो स्वस्थ संतति, उत्तम संतति आती है। उसमें उसके बाद एक प्रकरण है जो बहन ने बताया था आपको कि शुक्र और रज, ये दोनों का रोल है प्रजोत्पत्ति में या केवल शुक्र का ही रोल है। तो क्रोमोसोम जो रंग सूत्र की थियरी है वो बताते हैं कि जेंडर निश्चित करने में केवल पुरुष का ही रोल होता है, स्त्री का कोई रोल नहीं होता है। पता है ना, एक्स 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 वाई का। आयुर्वेद का दृष्टिकोण ये नहीं है, उसका दृष्टिकोण ये है कि रजः प्रबलात् स्त्रीर्भवति, शुक्र प्रबलात् पुरुषः। એટલે શુક્ર धातु जो प्रबल होगी तो पुरुष संतति होगी, रज धातु प्रबल होगी स्त्री की तो स्त्री संतति होगी। ये दोनों का रोल यहाँ बताया है। इसके लिए दोनों के ऊपर कार्य करने के लिए बताया है। लोगों के प्रश्न थे कि पुरुष को भी पंचकर्म जरूरी है क्या? तो पुरुष के लगभग आधे अंग पुरुष से आते हैं। पुरुष से अस्थि जितनी भी कठिन आप गिनेंगे, नाखून, बाल, अस्थि, दांत, ये सब पुरुष से संतति में आते हैं। स्त्री से संतति में आने वाले अंग उपांगों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। जो मृदु अंग है वो सब स्त्री से आते हैं एक में। कुदरत ने ये दोनों को ज्वाइन करके ये जॉइंट वेंचर बनाया है पूरा। अर्धनारी नटेश्वर जिसको कहते हैं कि भगवान की कल्पना जो सबसे एक बहुत ही एडवांस लेवल पर की, वो तांत्रिकों ने की है। उन्होंने कितना भी बड़ा पुरुष हो तो पुरुष को भगवान नहीं माना। तो होंगे अपनी जगह पर, मारते होंगे किसी को चक्र बक्र लेकर या धनुष बाण लेकर, लेकिन वो तंत्र की दृष्टि से उसकी कल्पना वो नहीं है, क्योंकि वो अकेला है अंत में। तो लेकिन अर्धनारी नटेश्वर अर्थात आधा आधा है दोनों, क्योंकि वो दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। इसके लिए ये एक सिंबॉलिक है अर्धनारी नटेश्वर। लेकिन ये एक बहुत महत्व का विषय कि रज और शुक्र दोनों के ऊपर कार्य करना है। शुक्र के लिए शुद्ध करने के लिए, उत्तम करने के लिए पुरुष को आहारचर्या बताई गई है। वो आहारचर्या को आपको ध्यान में रखना है, खास थोड़ा थोड़ा है। जैसे शुक्रवर्धक आहार है उसको लेना है, वो लिखे है पूरा आहार हम परिचर्या में। तो भी मैं बता देता हूँ, दूध है, गाय का दूध है, गाय का घी है, साठी चावल है, मतलब 60 दिन में पकने वाले चावल, उसकी कोई क्वालिटी अलग होती है। लेकिन आजकल देखेंगे तो ब्राउन राइस वगैरह की उसके मिलती जुलती है। ब्लैक राइस भी इसके ऊपर बहुत कार्य करता है रज पर, तो संतति के लिए भी उत्तम होते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार के चावल है। जौ है, यवाहा जिसको कहते हैं, तो ऐसे धान्य हैं। बहुत सारे ऐसी औषधियाँ हैं, विदारी कंद, अश्वगंधा, शतावरी, ऐसी ये औषधियों का सेवन, ये आहार का सेवन, ये शुक्र का वर्धन करता है, अर्थात शुक्र धातु को प्रबल बनाता है। रज धातु को प्रबल बनाने के लिए भी बहुत कुछ औषधियाँ दी है जो स्त्रियों के लिए उपयोगी होता है। खास करके एक उड़द जो साधारणता से उसको भारी बताया गया है, लेकिन ये गुण के कारण, संतति कारक गुण के कारण उसको इसमें बताया गया है कि उड़द की दाल तिल के तेल में छोंक करके खाने का बताया है। उससे संतति, कोई भी पुरुष संतति, स्त्री संतति, जनरल संतति में बहुत लाभ होता है। बहुत लोगों को ये कोई तकलीफ है तो ये आहार में इसको स्थान दे। दूसरा महत्व का कारण एक तेल है।
इनफर्टिलिटी के केसेस अभी बढ़ रहे हैं। उसका जब हम गुरुजी ने इतना सूक्ष्म अभ्यास किया, शायद ही कोई डॉक्टर कर पाए, वैज्ञानिक कर पाए। गुजरात में जो अटैक आए बहुत सारे, पता है ना आपको, जहाँ जहाँ पर आप बढ़ेंगे पूरे पूरे बैनर लगाए होते हैं हॉस्पिटल्स के कि आपको ट्रॉमा सेंटर, ओ हार्ट स्पेशलिस्ट वहाँ से आते हैं, जर्मन से आते हैं, लंदन से आते हैं, वहाँ से आते हैं। तो गुजरात में जो हृदय रोग के केसेस बढ़े, उसका कारण गुरुजी ने बताया कि एक चाय पीते हैं जो हमारे गुजरात के लोग, शायद अवार्ड देना चाहिए चाय पीने में। ये वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रदान है चाय का। इतनी चाय है, बराबर है। छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़ा उसका दीवाना है। तो ये एक चाय पीते हैं, उसमें कोई इतनी तकलीफ नहीं। लेकिन वो जो बनाते हैं चाय, वो यहाँ जो बनाते हैं होटल वाले, उसमें वो लोग जो शेफ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, भेड़ का दूध यूज करते हैं। तो वो उसका दूध जो होता है वो आविकम सर्पी, आविकम दुग्धम, ये सब अरुद्या नाम है कि हृदय को घात करने वाली सबसे चीज कौन सी ऐसी है जो हृदय को घात करती है, सबके नुकसान करती है, ऐसी कौन सी चीज है? तो वो है आविकम। मतलब आविकम अर्थात उसका भेड़ का दूध या घी। अभी दूध की बात लेते हैं तो दूध है वो हृदय रोग को करने वाली प्रथम नंबर की वस्तु है। कोई भी मेडिकल जर्नल में आप ये नहीं पढ़ेंगे। तो कितना ऑब्जर्वेशन होगा, इतने लाखों द्रव्य उसके सामने है, उसमें से एक आविकम लिया दुग्धम, वो हृदय को नुकसान है। पथरी के लिए बहुत उत्तम औषधि है। इसके लिए लोग मुझे बताते हैं, आपका प्रवचन सुनकर मैंने ये घर में से निकाल कर फेंक दिया। मैंने कहा वापस ले आना, कभी उपयोग में आएगा, फेंकना मत। क्योंकि एक पक्ष जब आप हमारा लोगे तो दूसरे के ओर आप उसको नहीं करोगे डिस्कार्ड, बराबर। नास्ति द्रव्यम अनौषधम, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो औषध न हो, बस उसकी योजना करने की आपको आनी चाहिए। योजकस तत्र दुर्लभ, सभी वस्तु है, क्या बाकी है? योजक सब नहीं हो सकते हैं। वो कुदरत किसी किसी के पास ये स्किल देता है, ये जो योजक हो सकता है। बाकी एक्सपर्ट सब हो सकते हैं, योजक को ही हो सकता है। तो ये एक होता है, उसका कारण ये ढूंढा था गुरुजी ने। ये बताया था कि अभी गुजरात के हृदय रोगी बहुत बढ़ेंगे, आज बड़े हैं बहुत ही। उसी तरह से जो मेंसिस के प्रॉब्लम बढ़े हमारे यहाँ, उसका कारण सबसे मुख्य है ना, वो तेल का बदलाव है। रिफाइन जब से तेल खाना शुरू किया हमने, या और प्रकार के नए नए तेल आते गए। पहले तो तेल शब्द किससे बना? तिल से। तिलाद भवम, तिल से बनने वाला, बराबर। तो उसके लिए उसका नाम क्या पड़ा? तैलम पड़ा। वो तैलम शब्द ही बताता है कि वो तिल का ही है, मतलब बाकी को तेल नहीं है। बाकी का तो और तेल है। एक विशेषण लगाना पड़ता है कि कोकोनट ऑयल, ऑयल मतलब तिल का। ऑयल का आप एग्जैक्ट अर्थ करेंगे गुजराती मतलब हिंदी में, तो ऑयल अर्थात क्या? तो तिल तैलम। फिर उसके ऊपर विशेषण लगाएंगे कि कोकोनट, मूंगफली का, मस्टर्ड का, तो ये अलग होते जाएंगे। लेकिन एक ही गुण, बहुत तेल की एक एक क्वालिटी होती है, उसका एक आगे का गुण होता है, बाकी सब पीछे आते हैं, बराबर है। तो एक गुण ऐसा कौन सा? तो तिल तेल का एक गुण है, वो गर्भाशय विशोधन है। वो और किसी तेल में नहीं पाया जाता है। इसके लिए जिसको मेंसिस का प्रॉब्लम हो, तिल के तेल की शुरुआत करे खाने की, बराबर। इसके लिए चरक ने यजपुरुषी अध्याय में बताया, तिल तेलम सर्वस्थावर जाता नाम स्नेहा नाम। स्थावर स्नेह जितने भी है उसमें तिल तेल सबसे श्रेष्ठ है। तो ये एक बहुत महत्व की बात बताई कि एक ये आप शुरू करें तिल का तेल। पुरुष के शुक्र वर्धन के लिए कुछ औषधियाँ हैं जो हमने बहुत लोगों को लिख कर दी है, तो भी मैं बता देता हूँ। गुरुजी ने जो बताई है उसके आधार पर बीटा शक्ति करके कैप्सूल पुरुष के लिए उपयोगी, बहुत लोग पूछ रहे थे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। धातु पुष्टि चूर्ण पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपयोगी।
धातु पुष्टि प्राशन पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए उपयोगी। धातु को बढ़ाने के लिए बिफोर कंसीविंग, जब प्लान कर रहे हैं तब शुक्र और रज धातु को बढ़ाने के लिए ये उपयोगी होती है कुछ औषधियाँ। तो वो मैं अभी बताता हूँ। यूरिन के कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो उसके लिए 2 का कॉम्बिनेशन, खास करके जिसको बहुत फैट है उसके लिए गोमूत्र बहुत ही अच्छी औषधि है फैट रिड्यूस करने के लिए। और बहुत सारे कारण, हमारे किशोर बलदानिया साहब है, उन्होंने एक गोमूत्र को प्रिजर्व करके औषधि बनाई है, गो स्वर्णामृतम। वो कैंसर पर भी काम करते हैं। और उन्होंने कोरोना के कितने आपने ठीक किए थे? 500 है, 550 केसेस उन्होंने ये औषधि से, ये कॉम्बिनेशन से ठीक किए। तो मुझे बार बार आ गए थे हमारे पास भी और बहुत बार बताया था। एमडी है खुद जामनगर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर डायरेक्टर भी रह चुके हैं फार्मेसी विभाग के। तो औषध निर्माण कैसे होता है बहुत ही, हम थोड़ी बहुत बातें तो जानेंगे उनसे जब ग्रुप पे जाते हो अभी। तो बहुत कुछ आयुर्वेद की औषधियों में है, तो ये एक ध्यान रखें, पहले दोनों को ये कॉमन चीज़ें लेना है। औषधियों में मैंने 2-3 औषधि बताई, और आहार में इतना परिवर्तन करना है। गव्य प्रधान, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसे प्रधान आहार होना चाहिए। इसके लिए आज जो आपको प्रसाद दिया गया वो पायसम का था। पायसम अर्थात खीर एक प्रकार की, तो वो खीर का था क्योंकि वो दोनों बहुत ही उपयुक्त होता है। आपको पता है ना, वो दशरथ ने किया और उसने किया, पता है आपको। फिर पायस दिया, तो पायस दिया तो उसका एक सिंबल है, बराबर। कहानी में तो इतना ही आएगा ना, पिक्चर बताता है तो तुरंत उससे वहां से गाड़ी से निकला या खुद का लगाया तब तो 20 साल का हो गया, बराबर। 1 साल का था तब लगाया, जब आते आते 20 साल का हो गया नीचे आते आते, बराबर। तो वो उस तरह से है कि वो ब्रीफ में बताया है बिल्कुल, बराबर, कि भाई ये दिया अर्थात पूरा आहार चेंज किया होगा, पूरा विहार चेंज किया होगा, बराबर। हमको लगा केवल खीर दी और कटोरा भर के खा ली और गर्भ रह गया, तो ये तो IVF सेंटर जैसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक थीम है पूरी कि किस तरह से वो यज्ञ करते थे, क्या आहार विहार का ध्यान रखते थे, क्या कैसा करते थे। उसके ऊपर राम की 33 पेढ़ी में 3 बार डायबिटीज हुई थी। रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन है कि इसलिए इनफर्टिलिटी थी, प्रमेह के कारण इनफर्टिलिटी थी। अब भगवान को भी हो सकती है डायबिटीज, तो हमको तो होगी। तो इसके लिए, उसके लिए क्या उपचार करें, तो उसके लिए ये यज्ञ और पायस का वर्णन आया था। जो आपने पायस की, वो एक सिंबॉलिक है, घर पर भी ऐसी खानी है वो, इस तरह से पायस का अन्न घर पर खाना है। ऐसा वर्णन, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तो पायस का प्रसाद लो और घर पे जाकर फिर डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाओ, मतलब, बराबर है। और बाद में ऑर्डर करके मंगा लो कि भाई ये पायस तो खा लिया है तो संतति होने वाली, अब जी भर के खाओ अपना जो भी आए वो, बराबर। तो ऐसा नहीं है, आपके आहार का जो परिवर्तन है उसका ये सिंबल है कि किस तरह का आहार आपको करना है। पायस का मैं बता रहा हूँ, और कुछ हमारे कंट्रोल में इतना नहीं था, इसके लिए और सभी बातें आप न करें कि भाई वहाँ तो वो भी था तो वो भी खाए क्या वगैरह हुआ, लेकिन वो तो एक आपको अभी 3 दिन के लिए थोड़ी सुविधा करनी है। तो इसके लिए और आहार में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम पायस जो हमने दी है और सारे प्रसाद जो यज्ञ में लिखे हैं वो सारे सिंबल है, उसका सेवन करना है उसके बाद, क्योंकि आहारात देह संभव, आहार से ही देह संभव होता है, संतति संभव होती है। एक बात, रजस्वला परिचर्या में ये हमने इतने पॉइंट्स अभी कवर किए हैं। खास करके पुरुष के लिए थोड़ी औषधियाँ, स्त्रियों के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि इसके ऊपर है शिलाजीत, जिसका बहुत सारे रोगों में बहुत सारे रोगों के ऊपर उपचार के लिए उपयुक्त है, प्रमेह से लेकर सब जगह पर। वो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं सेवन, लेकिन वो उष्ण ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु वगैरह में उसका सेवन नहीं करना है। गर्मी के रोग है जिसको, उसको नहीं करना है, बाकी सब कोई लोग उसका सेवन कर सकते हैं। कितनी वस्तुएं गर्भ का पात करने वाली है वो भी ऋषि मुनियों ने जाना है। कितने फल है ऐसे, कितने भाव ऐसे है, कितने द्रव्य ऐसे है, कितनी क्रियाएं ऐसी है, सबका तो वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ फलों के बारे में हमने बताया है।
तो ये आप पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। अनानास है, पपीता है, वो सेवन क्यों नहीं करना है। वो गर्भ अवस्था की जो गर्भ संस्कार गर्भ विज्ञान इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक है, तो वो उसमें हमने पुस्तकों में लिखा है। दिन का प्रभाव या पूरे नेचर का प्रभाव क्या होता है वो बहुत महत्व का है। इसके लिए किसी का प्रश्न आया था कि संतति के लिए हम कब प्रयत्न करें, तो इसके लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। अपना स्थान, अपना घर हो तो बहुत ही उत्तम है। वो जर्नी में हो तब अच्छा नहीं है गर्भाधान करना। बाहर अपना स्थान, अपना घर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम साहजिक रूप से हम सहज होंगे, बाहर असहज होंगे। बाहर का आहार असहज होगा, घर का आहार सहज होगा। तो घर पर वो पहला स्थान है। विशेष कोई स्थान है तो उस पर जा सकते हैं। पहले भावों का तो मैंने वर्णन कर दिया था। स्ट्रेस है, ऐसा कोई भी वस्तु है, टेंशन है, तो इस अवस्था में गर्भाधान न हो, ये कुदरत ही करती है। इसके लिए अभी कुदरत ने ये किया है। हमको उसके भाव को आगे मतलब उसकी ट्रीटमेंट करनी है उस तरह की कि किस तरह से हम इस लायक बने। आहार विहार में परिवर्तन करना है। तीसरी बात है रजस्वला परिचर्या का हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना है। बहुत लोगों को हमने ये जब परिचर्या बताई, गुरुजी ने तो पहली बार ये एक्सप्लेन करके बताई कि हाँ ये अंगों पर इसका प्रभाव होता है, तो उससे बहुत ही लाभ हुआ है। ये एक खास ध्यान में रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात की परिचर्या में कुछ लोग प्रश्न पूछते थे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो मेंसिस के अनुसार होगा, तो इसके लिए वो कुदरती है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बहुत लोगों के प्रश्न बाद में नक्षत्र को लेकर थे। वो 2-3 नक्षत्र त्याज्य है वो लिखे हैं। उस दिन नक्षत्र को देख लेना है हो सके तो, और हमारे पुस्तक में उसका एक पूरा प्रकरण है। तो वो बिल्कुल आसान है। जैसे पुष्य होता है उस तरह से एक नक्षत्र होता है, उसकी विशेष शिविर एक हम मंत्र शास्त्र की करने वाले हैं जो देव व्यपाश्रय चिकित्सा के बारे में है। अगली शिविर अप्रैल में, उसकी डेट वगैरह मिलेगी। 3 दिन हम उसको, आज वो विषय नहीं है लेकिन उस वक्त जो चिकित्सक बनना चाहे उसके लिए बहुत उपयुक्त होगा। ये तो आसान है, आप देख सकते हैं कौन सा नक्षत्र उसको वर्जित करना है वो लिखा है। तो भी कोई प्रश्न रहे तो आप हमको पूछ सकते हैं। किस नक्षत्र को त्याज्य, केवल 3 नक्षत्र त्याज्य करने हैं, बाकी के सब दिनों ओके है। वो भी आप हो सके तो इतना फॉलो कीजिए, बाकी की सब परिचर्या। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा रज की निवृत्ति हो जाए उसके बाद 6ठे दिन से 8वें दिन से या 5वें दिन से 7वें दिन, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दिनों का प्रभाव क्या होता है जेंडर पर, उसका एक बहुत बड़ा विषय है कि स्त्री संतति चाहिए तो क्या, पुरुष संतति चाहिए तो क्या। भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी ने ऐसा बताया है कि यदृच्छा पारमेश्वरी, अंत में बहुत सारा प्रकरण ऐसा आया कि उन्होंने इतना बताया और ये बताया कि एक अपवाद है, अदृष्ट कारण है ना, वो बहुत बड़ा अपवाद है। इतना करने पर भी न मिले तो निराश नहीं होना है। इतना करने पर भी नहीं मिले तो ऐसा मानना है कि कोई ना कोई हमारा ऐसा कर्म है, क्योंकि आयुर्वेद और सारी पद्धति पथियों में स्पष्ट रूप से कर्म का विवरण है ही नहीं। और आयुर्वेद की शुरुआत वहां से ही होती है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व के कर्म के अनुसार ही हमको शरीर आता है, उसके अनुसार ही हमारे रोग आते हैं। तो वो धैर्य रखना है। बहुत लोग ये टीका नहीं पाते हैं, तो उसके कारण हम अपनी ही चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। कोई लोग 1 महीने में 5-10 वैद्य बदल देते हैं और कहते हैं किसी के पास इसकी दवाई ही नहीं है, मेरा रोग ही इतना जटिल है। बराबर है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को ऐसा सरल रोग हो ऐसा संभव ही नहीं है। जैसा बड़ा आदमी और डायबिटीज न हो, मतलब तो वो हॉस्पिटल वाले भी क्या करते हैं कि ये आपको इतना 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 रोग है, इतने सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि नहीं, कम से कम छोटा मोटा रोग तो है नहीं मुझे, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतनी फैक्ट्रियाँ, तो छोटे रोग से संतुष्टि कैसे होगी। मतलब तो वो लाइन दिखाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, इससे पूरा का पूरा मेरा इलाज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इसके कारण हम ये विज्ञान को जानेंगे, धैर्य रखेंगे, शरीर को अपना काम करने देंगे। आयुर्वेद के सारे सिद्धांत है कि शरीर को अनुकूल बरतो। आपका शरीर सबसे पहला से देगा खबर कि आपको भूख नहीं है, तो फिर
जरूरी नहीं है कि आप दवाई लगाकर फिर भूख लगाओ, भूख लगाकर भोजन करो। आज अपना पेट भरा है ना, तो ठीक है, भरा है, भूख नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। वो तो क्या है, बुखार आया, तो ऐसे बुखार कोई भी वो स्टेज पर नहीं जाता है, क्योंकि आयुर्वेद ने सबसे नजदीकी से बुखार को जाना है। जितने वर्णन बुखार का वर्णन आयुर्वेद में किया है, उतने प्रकार का बुखार आज तक मेडिकल साइंस ने नहीं किया है। आपको पता है आयुर्वेद ने कितने प्रकार के बुखार का वर्णन किया है? 112। वेद, उपनिषद और आयुर्वेद को मिला दिए जाए 112। बराबर, ठंड लगने से आने वाला अलग, 3 दिन रुकने वाला अलग, 4 दिन वाला अलग, 5 दिन वाला अलग, 21 दिन वाला अलग, मंथक अलग, पसीना न निकल से आने वाला मंथक ज्वर वो अलग है, फिर काम ज्वर फिर अलग है। बराबर है। तो ये तो कितनी सोच है बुखार के बारे में। और हमको बुखार आ गया, घर वाले, हम एक भी उपवास आधे दिन का हुआ न हुआ, अब तू खा ले जल्दी कुछ, बराबर, तुझे अशक्ति आ जाएगी। और कितना पीला पड़ गया है, अभी आधा दिन हुआ है, उसका वजन कम नहीं हुआ है, तो उसको लग जाता है कि नहीं कभी मैं दुर्बल तो नहीं हो गया हूं। तो वो भी कहते क्या खाऊं, तो ले बिस्किट ले पार्ले जी का, बराबर, वो खा लेता है बाद में, उसके ऊपर चाय पी लेता है। आपको पता है कैसे बनते बिस्किट, मैदा कैसे बनता है, कहाँ से गेहूं आता है, उसका पता नहीं है। वो अंदर जाकर क्या होगा बाद में ठंड लगेगी रात को, तो कि मैं बताती थी ना, पहले ही लेने वाला था, लेकिन आपके कारण ही हुआ ये। तो उसके बाद उसको इतना वो करते हैं कि आजकल हमको परिचर्या का पालन करवाना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि वो एक ड्राइवर यहाँ से जा रहा है तो बीच में कितनी गाड़ियां आती है। यहाँ से एक ससुर किया गया कि अभी किसी को हुआ था, 4 दिन रहा, बाद में वो चला गया, तो उसको हाय राम ऐसा होता है कि क्या मैं बुखार आया और चला गया, बोले हाँ, तो वो एक बीज डाल कर गया कि तू भी रहने वाला नहीं है अभी। दूसरा आया, उसने भी ऐसा बताया, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन हो ऐसा हम मानते हैं, और हर कोई व्यक्ति उसके ऊपर ओपिनियन देता है। पेपर में भी कॉलम लिखते हैं लोग कि क्या खाए क्या न खाए, बराबर। तो हमने कहा कि क्या किया आपने अभी, तो बोले नहीं, कॉलेज में पढ़ रही थी, अच्छी पुस्तकें लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, पेपर के कटिंग कर रही थी और वो चिपका रही थी, तो अच्छे विषय आ गए तो मैंने डाल दिया कि क्या आहार करूं। मैंने कहा ये आपको पता है इसका अंदर जाकर क्या होता है, उसकी खिचड़ी बनकर क्या अंदर आप डालते हो? बोले वो नहीं है, तो क्या बोल, मैंने शेक के बारे में लिखा है, फ्रूट जूस के बारे में लिखा है। तो वो बोले क्या ठीक है। ऐसे लोग हैं कि जो हर एक व्यक्ति आहार के ऊपर बोलता है, उसको पता हो न हो, विपरीत आहार हो, कुछ भी हो, उसका ध्यान रखें। विरुद्ध अन्न है वो छोड़ दे। जिसको भी संतति का प्लान करना है, जब जब ऐसे विकट रोग होते हैं, अभी मेरे पास आए थे कि कुछ विकट आहार से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसीज हुए हैं, तो ऐसे आहार छोड़ दे। दूसरा, अज्ञ आहार छोड़ दे। जगत में हम नहीं खाएंगे, बहुत चीजें ऐसी है तो चलेगा, हमारा कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुर्गति हमारी रुकेगी नहीं। कोई लोगों को ऐसा है कि हम पंजाब गए और पंजाबी नहीं खाया, वहां गए और वो नहीं खाया, वहां गए और वो नहीं खाया, वहां वो नहीं खाया, तो सब खाते हैं, बराबर, कि कुछ रह नहीं जाना चाहिए। चाइना में जाते तो कैडबरी लाते वहां की, बराबर, वहां की अलग अलग कलर की लाते हैं। यहाँ से दुबई जाते तो वहां की कैडबरी, क्योंकि कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए शहीद ही क्यों ना होना पड़े। तो ये रस की चिफवा को छोड़ दो। जब सिंथेटिक प्लान करते हैं तब आपका फूड स्पेसिफिक होना चाहिए, यही खाना है और बाकी का नहीं खाना है, उसके ऊपर नहीं खाना है। कोई कितना ही आग्रह करे, उसको नहीं लेना है तो नहीं ही लेना है फिर। तो ये एक बहुत महत्व का है। दूसरा सबसे बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न करके मैं पूर्णता की ओर जाऊंगा। काल भोजनम पथ्यकरणम। काल पर बहुत सारे न्यूट्रिशंस के बारे में आयुर्वेद ने बताया, लेकिन बाद में जाकर बताया कि पथ्यतम क्या है हमारे लिए। तो उन्होंने बताया काल भोजनम पथ्यकरणम। काल भोजनम है वो आरोग्य करणाम है, तो आरोग्य को देने वाला है वो काल भोजन। समय पर रहने वाली सूखी रोटी भी बहुत ही गुण देती, और असमय पर लेने वाले बादाम, काजू, पिस्ता भी हमको कोई गुण नहीं देते। ये आयुर्वेद ने सबसे पहले बताया और सबसे अंत में। इसके लिए काल पर भोजन कर ले। बहुत लोगों के हमने फॉर्म्स पढ़े, तो बहुत लोगों के सामने कारण सामने ही थे, कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि भोजन का समय तो लिखा था रात को 10 बजे, और किसी ने लिखा था कभी कभी 12 बजे।
तो अब तो आश्चर्य है कि रोग होंगे ही, बराबर ना, कोई रोग होंगे ही उसमें, और वो कभी कभी। तो मैं यहाँ कोई एक वॉचमैन रख दे कोई व्यक्ति, बराबर, और वो बोले कि वो कभी कभी घर पर चला जाता है, बराबर है, बाकी तो 24 घंटे के लिए रखा है, लेकिन 1 घंटे के लिए वो चला जाता है घर पर, बराबर है। 23 घंटे रहे, उसका कोई फायदा हुआ? 1 घंटा वॉचमैन घर पे गया, ये पूरी कॉलेज को भगवान के भरोसे छोड़कर, तो 23 घंटे का क्या लाभ हुआ? जो आने वाला है वो वही घंटे में आएगा, उसको पता है। तो हम तसल्ली मनाते कि 23 घंटे तो रहा मैं, वो यहाँ दे जय भाई को बात कि भाई वो 23 घंटे तो मैं रहा था, इतना रक्षण मैंने किया, और 24 का घंटा नहीं रहा, और आप मुझे ऐसा ब्लेम करते होगी। तो इस बार ये छोड़े, थोड़ा आहार भी असर करता है। इसके लिए जब भी हमको ये पीरियड में है संतति के विषय पर, तब हमारा आहार प्रॉपर होना चाहिए, विहार प्रॉपर। रात का भोजन हम 10 बजे 9 बजे करते हैं, तो वो छोड़ दे तो बहुत ही उत्तम होगा हमारे शरीर के लिए। पाचन नहीं होता है तो पाचक औषधियाँ बहुत आयुर्वेद में बताई है, तो उसके अनुसार हमने भी कुछ बनाई है, कुछ आप भी घर पर बना सकते हैं, कुछ आप भी कुछ कर सकते हैं, दूसरी कंपनी की भी ले सकते हैं, उसका सेवन करें पाचन संस्थान को मजबूत करने के लिए। तो वो बहन ने बताई थी बहुत सारी पाचन के लिए औषधियाँ, वो पाचन ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी सिस्टम वहाँ से धातु बनने की शुरू होती है। तो ये एक बताया, इतनी रजस्वला परिचर्या, और इसके लिए था आज पुत्रेष्टि यज्ञ आपने किया, प्रसाद भी लिया, जो बाकी है वो कल करेंगे। और उस समय के दरमियान पुरुष लोग साउंड थेरेपी के लिए यहाँ पर आएंगे, जो समय है वो आ सकते हैं। चिकित्सा बाकी है तो चिकित्सा के लिए भी आ सकते हैं बहनें वगैरह, उसके क्रमानुसार हम बताते जाएंगे, ताकि कल के समय का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो। बाद में प्रश्नोत्तरी भी होगी, तो आपके जो रह गए हैं वो प्रश्न हम बाद के सेशन में भी लेंगे, ऐसा विचार है। अभी जो भी प्रश्न रह गए हैं वो संक्षिप्त में आप तैयारी करके रखिए, हम पूरा का पूरा समय आपको देंगे। दोनों के विभाग अलग अलग है, पूजा बहन के पास बहनें मिलेगी, मेरे पास पुरुष आएंगे, दोनों हम बैठकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब दोनों के फॉर्म को हम मिलाएंगे, सम्मिलित करेंगे तब। तो आप ऐसा न माने कि उसके यहाँ गया वो चित्रगुप्त के गया और मेरे यहाँ आया वो कहीं और आया, दैत्यराज के पास आया, तो हम दोनों का कोऑर्डिनेशन है। बहुत लोग बताते थे कि उसको दे दिया आपके पास कैसा पहुंचेगा, तो वो ऐसा न माने, क्योंकि वो उनको दिया है तो वो मैं ही, हम लोग ही देखते हैं साथ में मिलकर, या मुझे भी दिया है तो उनको मैं बताता हूँ। तो ऐसा मन से वो रखे शांति कि हाँ, उनको बताया तो भी वो मेरे पास आने वाला है, मुझे बताया तो उसके पास जाकर हम लोग साथ में ही चिकित्सा के लिए आपको देने वाले हैं चिकित्सा। पंचकर्म जहाँ पर है घर पे कैसे किया जाए वो समझाया है, उसमें कोई तकलीफ है या शुरुआत करें, मेल अवश्य करें। उसमें कोई आपको तकलीफ हो तो फिर आप उसको कहे कि भाई इस तरह से मुझे परेशानी हो रही है तो मैं क्या करूं, बराबर है। तो इसके लिए आपको सुविधा यहाँ से दी जाएगी। ये घर पे करने वाले पंचकर्म के लिए बहुत ही उत्तम है, घर पे आप उसको कर सकते हैं। घर की चिकित्सा, घर पे होने वाली चिकित्सा बहुत सारी हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म फिलअप आप सब लोग कर दीजिए, जितने जितने लोग हैं उसके फॉर्म्स सभी गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि आपकी हिस्ट्री हमारे पास रहे और हमारे पास आपके पूरा के पूरी जो चिकित्सा की कार्य पद्धति है उसके अनुसार आप चिकित्सा करते जाए। जो लोगों को चिकित्सा के प्रश्न बाकी है वो पर्सनल प्रश्न हमको बाद में पूछे, जनरल प्रश्न अभी पूछे। 2 भाग है, जनरल प्रश्न अभी पूछेंगे, पर्सनल प्रश्न नहीं पूछेगा, बराबर है। पर्सनल प्रश्न अर्थात मुझे सर्दी खांसी है वो पर्सनल हो गया, बराबर है। जनरल अर्थात सबको उसके जवाब का लाभ मिले, इस तरह के जनरल क्वेश्चन करेंगे जी। यहाँ से हम लोग बाद में पाला फार्मेसी जाएंगे, जहाँ पर हमारा औषध विभाग है। वहाँ पर 10-10 के ग्रुप में या 15-15 में देखने के लिए धीरे धीरे जाएंगे। सर्कस के जू देखने के लिए नहीं जा रहे हैं हम, तो इसके लिए उसके ऊपर एकदम से हावी होकर सब लोग न जाए, एक कमरे में सीधा अटैक करने के लिए नहीं जा रहे जैसे तालिबान वालों ने किया था। तो इसके लिए हम लोग शांति से, कहीं वो औषधि चली नहीं जाएगी। पिछली बार हम लेकर गए थे तो एक कमरा जैसे ही खुला सब लोग एक साथ अंदर चले गए, तो वो गिरते गिरते रहा। जो हमारा आदमी दिखाने वाला था व्यक्ति, वो गिर जाएगा तो कि ये बोले वो कौन आए थे लोग, तो हम
फिर हमको बताना पड़ा कि उत्तम संतति के लिए वो आए थे। तो इसके लिए आप जब भी जाए पूरा संयम रखें। ऐसे लगना चाहिए कि नहीं कोई बहुत अच्छे लोग आने, क्योंकि अब तक मीडिया ने आप दिए हैं कि बहुत अच्छे लोग समाज से आए हैं। अब वो वहाँ आएंगे तो क्या देखेंगे, बाद में डिलीट करना पड़ेगा वीडियो उसको भी हमारा। तो इसके लिए जब भी आप देखने को जाए कुछ प्रश्न है तो संबंधित व्यक्ति से ही पूछे, जो मिला उसको न पूछे। बराबर है, रास्ता नहीं पूछ रहे आप राजकोट का, दवाई पूछ रहे तो संबंधित व्यक्ति से ही प्रश्न करें। बराबर है, और शांति से देखें। आपके पास पर्याप्त समय है वहां पर, उसके लिए देखकर आपको 10 और स्पीड से देखें। सब कुछ देखने के बाद तुरंत आपको जो लेना है क्या है वो वहां पर बता दे, तुरंत आप निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा समय चिकित्सा में आपका उपयोग हो सकता है, प्रश्नोत्तरी में उपयोग हो सकता है, वो मैं चाहता हूँ। तो शांति से हो जाए। आपके साथ जो लोगों को भेजा जाएगा उसकी बात आप माने। ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही बात माने उसकी न माने। बराबर, लोग करते हैं ना, सीधी गाड़ी जाने देते हैं अंदर, और वॉचमैन कुछ कहता है तो भाई ये तो कहता रहेगा, ये थोड़ा सेठ है कोई। तो इसके लिए उसकी बात भी माने आप। वो एक हमारा अनुशासन है आश्रम का, वो पालन मैं भी करता हूँ। कहीं पर आपके घर पे जाता हूँ तो आपके सब नियम में फॉलो करता हूँ। इस्कॉन के मंदिर में रुकता हूँ, मैं चाय कभी पीता नहीं हूँ वहाँ पर। बराबर है, क्योंकि इस्कॉन का नियम मैं पूरा का पूरा पालन करता हूँ। मैं यदि इस्कॉन में रुका हूँ तो बराबर, कभी मैं उसको ब्रेक करने के लिए, कोई प्रेसिडेंट में मुझे बुलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपकी व्यवस्था अलग से करूँ, मैंने कहा नहीं, आपके नियम है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ये पालन मंदिर के नियम करने ही पड़ते हैं, करने ही होंगे। किसी के यहाँ जाता हूँ तो वो नियम उनके मैं पालन करता हूँ। आपका दायित्व आज ये है कि आप हमारे नियम, हो सकते हैं आपको अनुकूल न हो तो भी आपको ये नियम पालन करने हैं, वहाँ से निकलते वक्त, आते वक्त, बाद में। और ऐसी कोई कठिन नियम है नहीं। तो इसके लिए आप ये करें, भोजन में भी सहकार्य करें। भोजन में अलग अलग ही बैठते हैं ना, तो अलग अलग ही बैठे ताकि बातें कम हो, नहीं तो जी भर के इकट्ठी हुई होती है हमारे जीवन में बातें, तो वो रेचन यहाँ होता है हमारा। साथ में बैठते हैं तो कि कौन पंजाब में आया, सरकार किसी की आई और कल क्या हुआ, तो ऐसी बातें यहाँ पर न करें, कम से कम करें। ज्ञान की बातें ज़्यादा से ज़्यादा करें। बराबर, बस में जाते वक्त भी उटपटांग बातें न करें, असंबद्ध बातें न करें, एकदम जो सेशन में सीखा है उसकी बातें करें। जनरल कितना समय है अभी? 5 बजे, आधा घंटा है अभी। तो किसी को प्रश्न है तो मुख्य प्रश्न ले लीजिए ताकि मैं कल की बात बता सकूं आपको। जी, मुख्य प्रश्न है ऐसे ही करें जो अर्जेंसी में है। मेरा मेन प्रश्न है, डू यू हैव चॉइस टू गेट अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय? ऐसा हम लोग को चॉइस है, कैसे कर सकते? हाँ, उसकी बात मैंने बताई अभी। ऐसा चॉइस है तब तो आयुर्वेद ने इतनी सारी बातें बताई है। जो तिथि की बात बताई, बराबर है, तो उसमें वो जो विशेष अवस्था की बातें बताई, तो ये दिखाता है कि वो हमारे पुरुषार्थ में। और चरक ने सबसे पहले ये आयुष्य के बारे में बात की। पहला प्रश्न आया कि आयुष्य मतलब हमारा निश्चित होता है मरना या अनिश्चित होता है? निश्चित होता है तो फिर क्या अम्ल की रसायन खाए, और क्या ये च्यवनप्राश के डब्बे खाली करे, और क्या ये सब कुछ करे, क्यों पथ्य का पालन करे, ऐसे भी जाना ही है हमको, और वो तो मरने ही वाले हैं। तो चरक ने बताया कि नहीं, उसमें व्युत्क्रम है, अर्थात बहुत कुछ हमारे हाथ में है, बहुत कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमारे हाथ में है, तो इसके लिए उसके काल बताए हैं, कि उसके लिए तिथि बताई है, कि जैसे तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है। तो जैसी एक के लाइन में जो तिथि है, बराबर, अयुग्मा कहते हैं उसको संस्कृत में। युग्मासु जायते पुत्रः, अयुग्मासु स्त्री संभवः। अयुग्मासु अर्थात अयुग्म जो तिथि होती है उसमें मेंसिस के दिन की गिनती करे तो एक अलग विषय है, लेकिन मैं केवल ये विषय बताता हूँ। तो वो स्त्री की संतति का चांस ज्यादा होता है। जैसे तृतीया हो गई, पंचमी हो गई, सप्तमी हो गई, नवमी हो गई, बराबर है। अयुग्मा हुई, द्वितीया हो गई, चतुर्थी हो गई, षष्ठी हो गई, अष्टमी हो गई, दशमी हो गई, बराबर है। वो पुरुष संतति के लिए उत्तम होती है। समझ गए ये बात? इसके लिए बताया क्योंकि वो हमारे हाथ में तभी ना, तो वो बहुत सारी बातें यहाँ पर पुरुषार्थ के अधीन है,
जिसको हम भाग्य पर टालते हैं, बराबर है, क्योंकि हम वो पुरुषार्थ को नहीं सब। बहुत सारे रोग हैं जो हमारे गलत आहार विहार से होते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं भूल स्वीकारने की बजाय कि ये तो मेरे भाग्य में नहीं था, क्या करूं मैं, ज्योतिषी ने ही 50 साल पहले बताया था। तो ये नहीं होता है, बहुत सारे परिणाम यहाँ के गलत आहार विहार से। इसके लिए आयुर्वेद पुरुषार्थ को प्रधान मानता है। ठीक है, आगे। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया था कि खाने में 10 या 9 बज जाते हैं शाम को। इसी तरह पानी पीने का जो समय निश्चित होता है या शरीर को अनिवार्य जितना हो? क्या पानी पीने का? पानी पीने का, पानी पीने का अभी तो बहुत, इसको तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका लगा। पानी के ऊपर तो इतना है कि वो कब पीना, कैसे पीना, लेकिन ज़्यादातर पानी यदि आपको पीना है मैक्सिमम, तो 4 के 6 बजे के बीच का समय उत्तम होता है। रात को पानी कफ बढ़ाने वाला होता है, तो रात को कम से कम पीना है। ये समय पर आपको ज़्यादा पी लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आवेगों को रोकना नहीं है, बराबर। नवेगान धारयेत धीमान, ऐसा बताया है ना, जातान मूत्र पुरीशयो। तो इसके लिए जब प्यास लगे तब पानी पीना, वो शरीर जब मांगता है तब दिया को। एक ही ऐसा समय है जो उषः पान का है, वो प्यास के बिना पानी पी सकते हैं हम। सुबह का जो हम पहला पानी पीते हैं उषः काल में, वो बाकी के सब पानी है वो प्यास लगने पर पीना है। मुहुर मुहुर पीबेत अभूरी, अर्थात थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना है, ऐसा बताया है। तो पानी के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन अभी इतना ही। शाम को कम पिए, रात के भाग पर 4 से 6 का भाग जो होता है वो समय पर पानी ज़्यादा करें ताकि वो प्यास बाद में न लगे। मिर्ची वाला आहार रात को न ले, तीखा आहार न ले, नहीं तो प्यास बढ़ेगी और हमको लगा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मुझे प्यास बढ़ी है, बराबर। अभी आप पाव भाजी खाएंगे व्यवस्थित रूप से, मसाले वाली और बाद में प्यास लगेगी तो आप मानेंगे कि वो कोई कर्म ही ऐसा होगा कि मुझे प्यास बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है। अभी खाया तो प्यास, तो रात को ऐसे आहार न ले तो प्यास, नहीं तो मूत्राशय के रोग होने की बहुत संभावना होती है। पानी के ऊपर गुरुजी ने बहुत बताया है, इसकी पीएच के बारे में, पानी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके बारे में। वाटर साइंटिस्ट भी आज नहीं आए हैं, 2-3 वाटर साइंटिस्ट है हमारे में जो पानी के ऊपर काम करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, वो कहते हैं कि गुरुजी ने पानी के बारे में इतना कि कब जान लिया, पानी के ऊपर जो इतना कब जान लिया कि जो पानी की बात करता है कि कितने प्रकार के पानी है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक मैं अंतिम बात कहूँगा, पानी एकविध पिए। आपका पानी आपके साथ ही होना चाहिए। अभी अपवाद है, अभी आप यहाँ आए हैं, दूर आए हैं, तो ये प्रदेश में पानी भेद होगा, लेकिन जब आप घर से ऑफिस जाते हैं, घर का पानी जब आप एक प्रकार का पीते हैं, ऑफिस का पानी दूसरे प्रकार का है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो आप पीते हैं, आपके शरीर को पचाने में बहुत देर लगती है, दोनों पानी को एक साथ लाने में, बराबर है। इसके लिए पानी एक ही प्रकार का पिए, घर से लेकर जाए पानी, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, फिर वापस ले आए, कोई तकलीफ नहीं है। एक विध पानी होना चाहिए। आपके 20-30% रोग तो इसी से हो जाएंगे, क्योंकि पानी को ही तकलीफ है शरीर में, हम 3-4 प्रकार का अंदर डाल देते हैं, बराबर है, अलग अलग स्वभाव का। अब आप यहाँ पर, हमको पता है कि अलग अलग स्वभाव के 5-10 प्रकार के लोग आए, कितना तकलीफ होती है, क्योंकि एक कुछ और सोचता है कुछ। तो पानी के विषय में इतना ही। पानी अपना पिए, साथ में रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी यदि पीना है तो 4 से 6 के बीच में, रात को कम से कम पानी पीना है जी। अंतिम प्रश्न है, फिर हमको जाना है। एक परिचय जो मैंने करवाया था, साहिब जी आप यहाँ 1 मिनट के लिए आएंगे, किशोर चंद्र जी। जी अंतिम प्रश्न है जी। जी हाँ, अंतिम प्रश्न। कोई ऐसा बोलते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो प्रेगनेंसी में उसकी ऊपर हम हाँ समझ गया, वो एक वाक्य में उसका जवाब नहीं है। इसके लिए इसकी चर्चा हम बाद में रखते हैं, बराबर है। इसका पूरा एक विज्ञान जो है वो रक्त का है, रक्तम जीवम इति स्थिति ही। तो इसके लिए उसकी बात गुरुजी ने जो बताई है, इसके ऊपर जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अनुसार क्या क्या है उसके गुण, उसकी बात बाद में। अंतिम जो
मैं पहचान कराता हूँ। सबको एक केवल बोधन करके 1 मिनट में पूरा करेंगे। हमारे साथ कैंसर के विशेषज्ञ के रूप में आयुर्वेद के एमडी और पंचगव्य के ऊपर बहुत कुछ खोज की है। आयुर्वेद के सालों तक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में और फार्मेसी विभाग में डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर किशोर चंद्र दानिया साहिब जी। वो हमारे गुरुकुल में निस्वार्थ रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, सेवा देते हैं, कोई उसको अपेक्षा नहीं। कैंसर के ऊपर विशेष कार्य है और बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर खोज की है। युवाओं को मैं कहूँगा कि भविष्य में भी आप गुरुकुल से जुड़कर इनका लाभ ले सकते हैं चिकित्सा में, और बहुत सारी सेवा देने के लिए उद्युक्त रहते हैं। केवल 1 मिनट में आप कुछ कहना चाहेंगे 2 मिनट में, तो आयुर्वेद का या क्या क्या लोगों को करना है तो वो आपकी सेवा का लाभ भविष्य में भी उठा पाएंगे। खास कैंसर के विषय पर वो कार्यरत है, पुस्तक भी अभी लिख रहे हैं, और गौमूत्र के ऊपर बहुत सारे संशोधन उनके हैं चिकित्सा की दृष्टि से, और इनका सुनकर हम चाहते हैं। जी। गम गणपते नमः, गुरुवे नमः। सबको जय धन्वंतरी। आज सब आप यहाँ पर गाड़ी कॉलेज का संलग्न से गुरुकुल के कार्यक्रम में आए, सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ और सबकी यहाँ पर आने की मनोकामना आप पूर्ण करें, ऐसी भगवान को प्रार्थना करता हूँ। संस्कारो ही नाम गुणांतराधानम, सोच मंथन देश काल वासनादीपि। चरक संहिता में संस्कार, हमारे यहाँ संस्कृति में 16 संस्कार मुख्यतः है। उसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान का। तो गर्भाधान का संस्कार के लिए यहाँ पर आचार्य मेहुल जी और ये पूजा जी वगैरह सब लोगों ने आपको बहुत सारा, कल भी होगा, प्रवचन वगैरह देंगे, मटेरियल देंगे, दवाई भी देंगे, उस अनुसार आपको फॉलो करना है सबको। तो क्योंकि ये बच्चों का संस्कार है, जैसे सवेरे बात हुई कि हम लोग बिजनेस करते हैं कि कुछ काम करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, बच्चों के लिए प्लानिंग नहीं करते। मैरिज के बाद कई लोग ऐसे हैं को सेक्स को ज़्यादा मानते हैं, बच्चों को ज़्यादा नहीं मानते। तो बच्चों को महत्व देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुरुकुल जैसे सेंटर का साथ मिल के उनका गाइडेंस से उसको फॉलो करके करना पड़ेगा। सिर्फ बाई प्रोडक्ट के रूप में बच्चे नहीं होने चाहिए। अभी जो 90% से ऊपर बच्चे आ रहे हैं अपने यहाँ, वो बाई प्रोडक्ट में है। बाकी 10% के अंदर कुछ इच्छा होती है कि हमको बच्चे चाहिए। मेरी बात बताऊं, एक एक्सपीरियंस मेरा रहा। मेरे 2 लड़के हैं, बड़े लड़के हो गए। मेरी इच्छा थी, मेरी मिसेस को बताया कि बच्ची चाहिए, लड़की चाहिए। मोस्ट ऑफ 2 बच्चे के बाद, 2 बेटे के बाद तो कोई इच्छा नहीं रखेगा कि बेटी चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा थी उस टाइम पर मैंने एक ओशो की कैसेट और किताब भी रही थी, जैसे बात की गर्भाधान के समय इच्छित संतान की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। तो वो प्रयोग मैंने किया था। दोनों पति पत्नी एक जीव होकर दोनों का मानसिक स्तर भी एक रखना है कि मुझे बेटी चाहिए। कैसी बेटी चाहिए वो भी मनन करना है। बुद्धिशाली बेटी चाहिए, बौद्धिक शक्ति जिसकी अच्छी हो और सौंदर्यवान हो, अच्छी दिखने में हो, ऐसी बच्ची चाहिए। तो ऐसा भाव करके हम लोगों ने पर्टिकुलर नक्षत्र में पर्टिकुलर विधि से हमने वो सेक्स करके वीर्यदान जिसको बोलते हैं और गर्भाधान उसी टाइम पर किया। तो पता नहीं, लेकिन कुदरत ने वो अच्छी बेटी दी। उसी टाइम से आज 28 साल की हो गई। बौद्धिक प्राप्ति के लिए जैसे मेहुल भाई आचार्य ने 700 केंद्र चलाए हैं, अभी चल रहे हैं। सुवर्ण प्रास बच्चों के जन्म के बाद तुरंत देना है। सुश्रुत संहिता में हमारा बताया, सोना को मध के साथ घिस के उसको चटाना है, सलाका में या स्टरलाइज हाथ से उसको लगाना है। तो इन्होंने क्या किया, विश्वनाथ गुरु जी ने
सुवर्ण की ओरिजिनल भस्म बनाई, आज भी चल रही है। अभी वो तो चल बस है, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है वो आचार्य जी ने चालू रखी है। भारत भर में 700 केंद्र सुवर्ण प्रास के बीच चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो वो सुवर्ण प्रास का भी हमने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया। तो अभी मास्टर हो गई, एमटेक कंपनी, एमटेक उसने किया और वर्ल्ड की 4th नंबर की रैंक डिलोइट कंपनी में वो डेटा साइंटिस्ट बन गई। महीने में 1.5 लाख से ऊपर उसका अभी तनख्वाह आ गया है। क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर जितना है, और बौद्धिक शक्ति भी इतनी, शुरू से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके मास्टर बनी तक उसने कभी डिस्टिंक्शन से कम नहीं बढ़िया, 80-90% ऐसे होते हैं। तो वो भी काम करना है आपको लोगों को, बच्ची या बच्चा जो भी हो, मेल या फीमेल चाइल्ड, उसको कैसी प्राप्ति करना है। 2-3 लड़कियां, उसको कैसे फिर मेल चाइल्ड लेना है। शुरुआत में मेल चाइल्ड के लिए नहीं प्रयत्न करना है, क्योंकि हमको वर्ल्ड को बैलेंस रखना है। बच्ची भी चाहिए, तो पहले के संतान जो भी हो स्वीकार करना है। दूसरे संतान के लिए आप या तीसरे संतान के लिए मेल चाइल्ड मिले, ऐसी कोशिश कर लेना है। तो ये सुवर्ण प्रास का प्रयोग। दूसरा, हम लोग ने देखा कि आजकल बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो सब बड़े बड़े महापुरुषों ने रिसर्च किया, साइंटिस्ट ने किया। बच्चा के बर्थ के बाद नाभि कर्तन होता है, तो नाभि कर्तन के बाद क्या बोलते हैं उसको, डेटोल, सेवलोन या एंटीसेप्टिक एसेप्टिक दवाई लगाते हैं। वो दवाई नाड़ी इतनी ज़्यादा वो सर्कुलेट होती है कि ब्रेन तक वो दवाई पहुंच जाती है, केमिकल है। तो पहले के ज़माने में क्या था, मध, हनी जिसको बोलते हैं ना, शहद वो लगाते थे, हल्दी लगाते थे और गौमूत्र भी लगाते थे। तो हम लोगों ने एक दवाई बनाई जिसके अंदर वो फूल आते हैं गलगोटा के, उस फूल का स्वरस, हल्दी, स्फटिका और गौमूत्र सबको मिला के एक दवाई बनाई और उस लेबोरेटरी में दी है। अभी उसका रिसर्च चालू है। तो एक छोटी बोतल 100 रुपये के अंदर 500 बच्चों को स्प्रे करना है। जब नाभि काटेंगे, नाभि नाल, उसके बाद ड्रेसिंग के लिए एलोपैथी कोई दवाई नहीं लगानी, तो वो घूमते घूमते सर्कुलेट होते ब्रेन तक वो पहुँचे जाए। गौमूत्र अगर वो पहुँच ही जाएगा तो उससे क्या, ब्रेन टॉनिक हो जाएगा। वो बच्चा कभी किसी भी कोई भी एक्टिविटी में पीछे नहीं रहेगा, इतना एक्टिव होगा। दौड़ में से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, मेंटल डिजीज, करेज के लेके, वीरता के लेके, तो ये गौमूत्र का करना है। फ्यूचर में हम लोग एक रिसर्च और कर रहे हैं, गाय का गोबर होता है ना, उसका स्वरस निकाल के डिलीवरी जब आए तो सीजेरियन नहीं करना। जितना भी हम लोग सीजेरियन करेंगे वो बच्चा हमसे जुड़ेगा नहीं कभी भी, बच्ची हो या बच्चा, वो हमारा अटैचमेंट नहीं रहेगा। हमने देखा है और रिसर्च भी हुआ है कि जो बच्चा सीजेरियन से होता है, आजकल डॉक्टर लोग अपने पैसे की कमाई के लिए सीजेरियन की ज़्यादा एडवाइस देते हैं। और जो लड़की है उसको भी पेन सहन नहीं करना है, पेन नहीं लेना है, ऊपर से काट दो भले जितना भी खर्चा है, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो दवाई 50 ml की गाय के गोबर से बनी वो ले लेना है। जब डिलीवरी का पेन आए तो तुरंत ही बच्चा आ जाता है। 3 डोज है, पहली बार नहीं तो दूसरी बार 2-3 घंटे, तीसरी बार बस